हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं मिक्स प्रैक्टिस सेट सीटेट अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए। इसमें करेंगे आज हम हिंदी क्वेश्चन, और ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं और इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। और आज आपको मैं पैराग्राफ सॉल्व करना भी बताऊँगी कि पैराग्राफ को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सारे जो हिंदी के नंबर हैं आप कैसे गेन कर सकते हैं बिना एक भी नंबर खोए। तो चलिए देर न करते हुए आते हैं अपने पैराग्राफ पर। सबसे पहली टिप है पैराग्राफ को करने के लिए, अगर आपको पैराग्राफ करना है और हिंदी में अपने पूरे मार्क्स लाने हैं तो आपको करना है क्या, आप पैराग्राफ को अच्छे से रीड कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और आपको क्या करना है पेपर में, यहाँ पे मैं पैराग्राफ आपको पहले रीड करवा रही हूँ, पर एग्जाम में आप करेंगे पहले क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे क्वेश्चन क्या क्या है, उसके बाद आप पैराग्राफ को रीड करना शुरू करेंगे। जैसे आप क्वेश्चन देखते हैं फिर पैराग्राफ पढ़ते हैं तो आपको तुरंत आंसर जो है वो मिल जाते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में पैराग्राफ पढ़ते रह जाएंगे तो फिर क्या होगा आपका, आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन देख देख के आप कंफ्यूज होते रहेंगे। तो ज़रूरी है कि आप पहले क्वेश्चन देखें और उसके बाद पैराग्राफ को करना स्टार्ट करें, उसको पढ़ना स्टार्ट करें, तभी आप आंसर ईजिली कर पाएंगे। और अपनी तरफ से कोई आंसर नहीं करने होते हैं तो आंसर जो है रॉन्ग हो जाते हैं। चलिए आते हैं पैराग्राफ पर। यह दिया हुआ है, समय की उपेक्षा करने वालों को समय नष्ट कर देता है। यहाँ पर कितनी अच्छी बात कही गई है कि जो समय की उपेक्षा करते हैं समय उनको नष्ट कर देता है। महात्मा गांधी सभी कार्य निर्धारित समय पर करते थे, इसीलिए अंत व्यस्त होते हुए भी निरंतर प्रगति करते हुए सफलतम महान व्यक्तियों की श्रेणी में पहुँच गए। महात्मा गांधी समय की बहुत कद्र करते थे, आपने देखा भी होगा वो अपने पास एक वॉच रखते थे हमेशा। जेम्स वॉट और मैडम क्यूरी एडिसन ने समय के प्रत्येक पल का सही उपयोग कर संसार को महान आविष्कार प्रदान किए। समय का सदुपयोग भाग्य निर्माण की आधारशिला है। अगर आप सही समय पर सही कार्य करेंगे तो आपका भविष्य का निर्माण अच्छा ही होगा। असमय कार्य करने वाले कायर और निरुद्यमी बन जाते हैं। अपने कर्तव्य कर्म को बिना विलंब किए करना ही समय का सदुपयोग है। ऐसे करने वाले ही समय के पारखी भी होते हैं। जैसे हीरा जो होता है उसको क्या करता है, एक जोहरी पारखी नज़र के द्वारा उसको तराशता है, उसकी सुंदरता को और निखारता है। तो उसी तरह से आप क्या करेंगे, समय का सदुपयोग करके अपने भविष्य को तराशेंगे। जो समय का सदुपयोग करना जान लेता है वह जीवन का क्या करता है, सही ढंग से जीना सीख जाता है कि जीवन को कैसे जीना है। हर व्यक्ति को पैसे की अपेक्षा समय का अधिक हिसाब रखना होगा, तभी वह अपने क्षेत्र में सफल होगा। तो किसको इग्नोर करना है, पैसे को इग्नोर करना है और समय को अधिकता देनी है। चलिए आ जाते हैं इसी के क्वेश्चन, देखते हैं कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, समय नष्ट कर देता है। तो समय किसको नष्ट कर देता है बताना है, आपने पैराग्राफ में भी रीड किया है। समय का सदुपयोग करने वालों को नष्ट करता है? जी नहीं, समय का सदुपयोग करने वाले को समय नष्ट नहीं करता है। समय व्यर्थ गंवाने वालों को, समय का महत्व जानने वालों को, या समय को समय देने वाले को? तो समय को समय देने वालों को नष्ट नहीं करता है, जो समय को महत्व देते हैं उनको भी नष्ट नहीं करता। समय जो है उनको नष्ट कर देता है जो समय को व्यर्थ करते हैं, अर्थात समय की उपेक्षा करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, महात्मा गांधी की गणना सफलतम महान व्यक्तियों में होती थी क्योंकि, क्यों होती थी उनकी गणना? क्योंकि वे प्रसिद्ध वकील थे। तो वकील तो थे पर इसलिए नहीं होती थी उनकी गणना। यहाँ दिया है, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो भाग लिया था इसलिए उनकी अच्छे व्यक्तियों में गणना नहीं हो रही थी। स्वतंत्रता संग्राम में बहुत लोगों ने भाग लिया था। वे समय के पाबंद थे या वे अच्छे वक्ता थे? तो अच्छे वक्ता से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, वे समय के पाबंद थे। क्योंकि हमें आंसर किसके अकॉर्डिंग करना है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग करना है। आप अपने शब्दों में आंसर नहीं देंगे, जो पैराग्राफ में लिखा है आप उसी के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। तो यहाँ पर वे समय के पाबंद उनको बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं 3rd पर। यहाँ दिया है, भाग्य निर्माण की बुनियाद है। भाग्य निर्माण अगर होता है किसी का, अच्छे कार्य करेंगे समय पर करेंगे तो आपके भाग्य भी कैसा होगा, अच्छा होगा। तो उसी तरह से पूछा है क्या इसका बुनियादी निर्माण कौन करता है। यहाँ दे रखा है भाग्य विधाता दिया हुआ है। यहाँ दिया है समय का सदुपयोग, समय की बर्बादी, असमय कार्य करना। तो जो भाग्य निर्माण की बुनियाद होती है वो क्या होती है, समय का जो है सदुपयोग करता है, वो अपने भाग्य का अच्छा निर्माण कर पाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। 4 में बात की जा रही है, हर व्यक्ति को पैसे की अपेक्षा समय को अधिक हिसाब
रखना होगा, तभी वह अपने क्षेत्र में सफल हो पाएगा। वाक्य से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर व्यक्ति अपने पैसों की अपेक्षा समय को ज़्यादा महत्व देगा तो वो अपने क्षेत्र में अधिक सफल होगा, ये बात की जा रही है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिए हैं। यहाँ पर ऑप्शंस में दिया हुआ है, व्यक्ति तभी सफल हो पाएगा जब वह पैसों की बजाय समय को अधिक महत्व देगा, तो ये बात यहाँ पर एकदम करेक्ट है। व्यक्ति की सफलता पैसों पर निर्भर करती है न कि समय पर, तो ये बात यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी। पैसों पर निर्भर नहीं करती है। अगर पैसे का सही ढंग से सही समय पर सही उपयोग नहीं किया गया तो व्यक्ति के पैसे जो हैं वो वेस्ट हो जाएंगे और वो सफल नहीं हो पाएगा। व्यक्ति की सफलता का संबंध पैसों व समय दोनों पर ही निर्भर करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ना अपने शब्दों में नहीं करना, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग करना है। तो पैराग्राफ में इस तरह की कोई बात नहीं की गई है। डी में दिया है, व्यक्ति की सफलता का संबंध पैसों व समय दोनों पर निर्भर नहीं करता, तो ऐसी भी कोई बात यहाँ पर नहीं की गई है। यहाँ जो बात की गई है वो की गई है क्या, व्यक्ति तभी सफल होगा जब वह क्या करेगा, पैसों की बजाय अगर समय को अधिक महत्व देगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है, असमय कार्य करने वाले जो गलत समय पर कार्य करते हैं वो क्या बन जाते हैं, भाग्यशाली बनते हैं, भाग्यहीन बन जाते हैं, कायर और निरुद्यमी बन जाते हैं। यहाँ पर निरुद्यमी का अर्थ होता है या तो बेरोजगार, से आप लगा सकते हैं कि वो बेरोजगार है या उनका कोई उद्योग नहीं है, इस तरह से आप उसको देख सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, साहसी और निरुद्यमी बन जाते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। जो पैराग्राफ में कहा गया था वो था कि जो काम समय पर नहीं करते, असमय करते हैं, तो वो क्या बनते हैं, कायर और निरुद्यमी बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, 6 में क्या दिया है, सदुपयोग का संधि विच्छेद हमें बताना है। तो क्या होगा सदुपयोग का संधि विच्छेद, यहाँ पर कैसे बनता है, सदुपयोग नहीं होगा, आप इनको मिलाकर लिखेंगे तो ऊपर भी मात्रा है और छोटा ऊ भी वापस आ रहा है, तो ये यहाँ पर ज़्यादा मात्रा हो जाएंगी और ये गलत हो जाएगा। सदुपयोग भी नहीं होगा, हम यहाँ पर क्या देखेंगे, सदुपयोग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग है। यहाँ पर लिखा हुआ है आधा दय, से और आधा दय लिखा हुआ है, यहाँ पर आधा दय और उसके आगे क्या है, ऊ लिखा हुआ है, छोटा ऊ है, तो मात्रा जो है कैसी लगेगी, यहाँ पर दय पर छोटे ऊ की ही मात्रा लगेगी, इसी का यहाँ पर लोप होता है, ये मात्रा जो है दय में चली जाएगी, तो ये कैसे हो जाएगा, सदु हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या, सदु, और आगे क्या आएगा आपका उपयोग, तो उपयोग में क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्रयोग, सदुपयोग। संधि का अर्थ होता है कि हम आगे वाली मात्रा का उसमें लोप कर दें, अर्थात संधि उस शब्द को छोटा करके मिलाकर लिख दें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सदुपयोग, तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये है हमारा करेक्ट। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। 7 में बात की जा रही है, जीवन को सही ढंग से जीने के लिए क्या जरूरी है। तो क्या जरूरी होता है जीवन को सही ढंग से जीने के लिए, ढेर सारी धन संपत्ति हो और आदमी के अंदर बुद्धि ना हो या उसके पास क्या समय ना हो, तो वह धन संपत्ति जो है किसी कार्य की नहीं होती, उसका कोई यूज़ नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये रॉन्ग हो जाएगा। ढेर सारा समय हो, समय का ठीक से उपयोग हो, केवल समय को ही महत्व देना, केवल समय को महत्व देने की बात नहीं की जा रही है। समय को महत्व देंगे तो जीवन कब जिएंगे। ढेर सारा समय होगा और क्या उसका उपयोग सही से नहीं होगा, तो ऐसे समय का भी क्या फ़ायदा। यहाँ पर जो सबसे राइट आंसर है और सुटेबल है वो है, समय का ठीक से आप उपयोग करेंगे तो जीवन को सही ढंग से जी पाएंगे, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होती चली जाएंगी अगर आप कार्य समय पर करते जाएंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट हो जाएगा। 8 में बात की जा रही है, एक शिक्षिका जो है वो क्या है, छोटे बच्चों को शुरुआती वर्षों में नियंत्रण एवं प्रोत्साहन के रूप में अपनी भाषा अर्जित करने के योग्य बनाती है और उसी के अनुरूप व्यवहार करने के लिए कहती है। वे का अनुगमन कर रहे हैं, एक टीचर है, एक बच्चों को क्या कर रही है, भाषा सिखा रही है और क्या कर रही है, उनको नियंत्रित कर रही है और प्रोत्साहित भी कर रही है कि अपनी भाषाओं को उनको किस तरह से बोलना चाहिए, कैसे व्यक्त करना चाहिए। कहीं वो ऐसी बात किसी को ना बोल दें जो अशोभनीय हो, अच्छी ना लगे, तो उसको क्या करना है, वह किसका अनुगमन कर रही है, कौन से नियम का यहाँ पर पालन कर रही है बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, स्वयं करो रणनीति, तो स्वयं करो रणनीति नहीं है, अगर ऐसा होता तो वह उसको प्रोत्साहित नहीं करती और उनको चीज़ें सिखाती नहीं, उनको योग्य नहीं बनाती। ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है। टोटल
फिजिकल रिस्पॉन्स यहाँ आप कह सकते हैं। करके सीखना उपागम नहीं है, करके बच्चे कुछ नहीं सीख रहे हैं। इसमें कहानी कथन पद्धति भी यहाँ पर नहीं है। वह क्या सिखा रही है उनको? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कैसे करना है, अपनी बॉडी को किस तरह से दूसरे के सामने व्यक्त करना है, अपने हाव भाव कैसे रखने हैं, उनको नियंत्रित करना है, खुद को प्रोत्साहित करना है। इस तरह की भाषा वो सिखा रही है उन्हें और उनको योग्य बना रही है कि वे उसके अनुरूप व्यवहार करें। तो जैसे हम भाषा सीखेंगे, अगर उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करते हैं तो वो क्या होता है, हम अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं इसका रिस्पॉन्स देते हैं, उसको कंट्रोल में करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स इसको बोलेंगे। मान लीजिए टीचर ने आपको क्लास में डांट दिया पर आपकी गलती नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि आप बदले में क्या करें, टीचर को चीज़ें उठाकर मारने लगें या उसको गलत जवाब देने लगें। तो वो चीज़ें यहाँ पर सही नहीं होंगी। यहाँ पर क्या चीज़ है, अपने आप को नियंत्रित भी करना है और उसके द्वारा क्या करना है, अच्छी भाषा के रूप में उसी के अकॉर्डिंग व्यवहार करना है। तो यहाँ पर क्या कार्य होता है, फिजिकल रिस्पॉन्स यहाँ पर इसके लिए जिम्मेदार होगा। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स यहाँ आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ दिया है भाषा एक सामाजिक उपकरण है। तो भाषा किसका सामाजिक उपकरण है? निर्वचन का नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है अंतःक्रिया। चलिए आगे सी और डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। सूचित करने का या हस्तक्षेप करने का, तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगी। भाषा किस चीज़ का माध्यम होती है? भाषा के द्वारा समाज में आप क्या करते हैं, तो यहाँ पर बताना है। जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर पूछा गया है भाषा किस उपकरण का काम करती है, तो वह अंतःक्रिया का कार्य करती है। यहाँ पर जो है भाषा अंतःक्रिया का एक सामाजिक उपकरण माना गया है। अंतःक्रिया अर्थात आपके पास कोई भाषा ही नहीं होगी, अर्थात आप कुछ बोलते ही नहीं हैं, तो सामने वाले से कैसे आप कनेक्शन बना पाएंगे, कैसे उससे बात कर पाएंगे, अपनी अभिव्यक्ति कैसे व्यक्त कर पाएंगे, संप्रेषण कैसे कर पाएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं किसके द्वारा, भाषा की अंतःक्रिया के द्वारा। और अंतःक्रिया क्या मानी गई है, एक सामाजिक उपकरण, अर्थात समाज में उठने बैठने बोलने चालने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। पढ़ते समय विवरण, स्थान, नाम, तारीख, समय आदि को खोजना है। आप क्या कर रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं और उसमें क्या कर रहे हैं, विवरण खोज रहे हैं, कुछ स्थान देख रहे हैं, उनके नाम देख रहे हैं, तारीख समय आदि को देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये वैश्विक अवबोधन है, स्थानिक अवबोधन है, निष्कर्ष निकालना है, या पाठ्य वस्तु का निर्वचन है। तो यहाँ पर जो सबसे राइट आंसर है ये क्या है, ये हो जाएगा स्थानीय अवबोधन। जब आप किसी स्थान पर जाते हैं तो तभी तो स्थान का नाम देखते हैं, उसके लिए तारीख देखते हैं कि किस समय जाना है और उसको किस दिन जाकर आपको घूमना है या सर्च करना है। तो यहाँ पर जो सबसे राइट आंसर है वो है स्थानिक अवबोधन, अर्थात स्थान के बारे में ज्ञान को प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। एक शिक्षिका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पढ़ने का आनंद लेने और अवधारणा को बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए एक लंबा लेख पढ़ने के लिए कहती है। वे अभ्यास कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि लेख कैसा है, लंबा है, अर्थात बहुत बड़ा लेख है और उसको वो पढ़ रहे हैं। तो वे किस चीज़ का अभ्यास कर रहे हैं, टीचर उनको क्या सिखाना चाह रही है? विस्तृत पठन है, गहन पठन है, जिज्ञासा पठन है या साथी पठन है। यहाँ पर गहन पठन भी नहीं है, जिज्ञासा पठन भी नहीं, साथी पठन भी नहीं। गहन पठन के लिए ज़रूरी नहीं कि आप जो लेख पढ़ रहे हैं वो लंबा ही हो, आप शॉर्ट लेख को भी या छोटे लेख को भी गहन पठनता के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे राइट आंसर है, सुटेबल है, वो है विस्तृत पठन। बच्चे क्या कर रहे हैं, लंबा लेख पढ़ रहे हैं, अर्थात टीचर जो है उनको लंबा लेख या विस्तृत पठन पढ़ने का अभ्यास करा रही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। यहाँ पर दिया है एक शिक्षक छोटे बच्चों को नए शब्द सिखाने के लिए वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करती है, क्योंकि अगर टीचर चाह रही है बच्चे जो हैं नए शब्द सीखें, उसके लिए जो रियल चीज़ें हैं वो उनको दिखा रही है, प्रत्यक्ष चीज़ें हैं वो उनको दिखा पा रही है। तो उसके लिए क्या है, वह क्या कर रही है, यह शब्दों की सही वर्तनी के शिक्षण में मदद करता है। हम शब्द भंडार का शिक्षण केवल वास्तविक वस्तुओं से ही कर पाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि जो चीज़ें रियल हैं, वास्तविक हैं, आप केवल उन्हीं के शब्दों को सीख पाते हैं। काल्पनिक चीज़ों को भी इंसान याद कर लेता है। छोटे बच्चे अमूर्त चिंतन के योग्य नहीं होते हैं। डी में दिया है यह शिक्षार्थियों को नए शब्द और वस्तुओं के बीच संबंध जोड़ने में मदद करता है जो वास्तविक जीवन में देखते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। क्या कर रहा है टीचर, शिक्षार्थियों को ऐसे शब्द और जो वस्तु हैं उनके बीच संबंध ऐसे जोड़ पाएंगे
कि वे चीज़ें अपने रियल जीवन में भी देखते हैं, डेली लाइफ में देखते हैं, दैनिक जीवन में देखते हैं, तो वो ज़्यादा उन चीज़ों को याद रख पाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। जब इस शिक्षार्थी को नई भाषा सिखाते हैं लेकिन वह उसे बोलता नहीं है, इस अवधि को क्या कहा जाता है? बच्चे को एक नई भाषा सिखाई गई है पर वह बोल नहीं पा रहा है, तो क्या कहेंगे इसको? वाक का अर्थ बोलना होता है, ये नहीं होगा। प्रारंभिक उत्पादन भी नहीं, जब वह बोल ही नहीं रहा तो उत्पादन क्या कर रहा है? उदयीमान भी यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ जो राइट आंसर है वो है हमारा मूक। उस टाइम बच्चा कैसा है? मूक, अर्थात बिल्कुल शांत है, चुप है, साइलेंट है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। बात की जा रही है एक प्रभावी भाषा शिक्षक। प्रभावी भाषा शिक्षक कैसा होता है? बच्चों को पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर याद करवाएगा। तो याद करवाना या रटवाना ये कोई कार्य टीचर का नहीं होता, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विरुद्ध होता है। यहाँ पर दिया है पाठ्य वस्तु के साथ साथ अन्य संसाधनों का प्रयोग करेगा। ये आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में देखिए, पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों का प्रयोग करते हुए प्रश्न पत्र का निर्माण करेगा। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर प्रश्न पत्र निर्माण करना कोई कार्य नहीं है। बात प्रभावी शिक्षक की हो रही है, पूरी तरह से प्रस्तावित पुस्तक पर निर्भर करेगा। जो किताब दी है केवल उसको पढ़ाएगा, अलग से कुछ नहीं सिखाएगा। कोई नई बातें या कोई ज्ञान की बात उनको नहीं बताएगा। दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली व्यवहारिक बातें उनको नहीं बताएगा। केवल जो किताब में लिखा है वही समझाएगा, तो ये भी सही नहीं है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। टीचर क्या करेगा? पाठ्य वस्तु के साथ साथ अन्य संसाधनों का भी उपयोग करेगा, बच्चे को अलग से चीज़ें भी सिखाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। 15 में बात की जा रही है एक शिक्षक शिक्षार्थियों के भाषा कार्य को एक फोल्डर में रखते हैं और बाद में उसे शिक्षार्थियों की भाषा उपलब्धि आकलन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आकलन की यह रणनीति क्या कहलाती है? टीचर क्या कर रहा है? एक बच्चों के लिए फोल्डर तैयार कर रहा है, उसमें उनके बारे में लिख रहा है, चीज़ें पेस्ट कर रहा है, उनकी उपलब्धियों का रिकॉर्ड रख रहा है और उनका आकलन कर रहा है। तो ये किस तरह का आकलन के अंतर्गत आता है? ये निदानात्मक परीक्षण नहीं, यहाँ किसी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, तो इसलिए निदान नहीं है। उपव्याख्यानात्मक अभिलेख भी नहीं, यहाँ पर किसी तरह की कोई व्याख्या नहीं की जा रही है। यहाँ किसी तरह का कोई योगात्मक आकलन भी नहीं है। यहाँ जो कार्य हो रहा है, अगर आप किसी बच्चे का फोल्डर तैयार करते हैं तो उसके लिए क्या बोला जाता है कि उसका पोर्टफोलियो बना लिया गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है पोर्टफोलियो। उसमें सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, बच्चों की समस्याओं के समाधान क्या है, बच्चे की कैसे स्तर है, बच्चा कितनी तरक्की कर रहा है, बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, सब चीज़ें उसके अंदर रखी जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है। 16 में दिया है लक्ष्य भाषा सीखने में शिक्षार्थी की मातृभाषा के हस्तक्षेप की अनुमति न होने वाली शिक्षण पद्धति को क्या कहा जाता है? तो एक लक्ष्य है और उसमें क्या है? भाषा सीखने का लक्ष्य है और शिक्षार्थी की जो मातृभाषा है उसका जो है हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। बच्चा अपने मातृभाषा के थ्रू कुछ नहीं सीख रहा है, उसको नहीं सिखाने दिया जा रहा है। मान लीजिए आपका बच्चा जो है वो क्या हिंदी बोल रहा है और क्लास में केवल उसको इंग्लिश ही सिखाई जा रही है, उसको बोला जा रहा है कि हिंदी यहाँ पर बोलनी ही नहीं है, तो यहाँ पर उसको अनुमति नहीं है अपनी मातृभाषा का उपयोग करने का। तो यहाँ पर क्या है कि वह कौन सी शिक्षण पद्धति है? तो कौन सी शिक्षण पद्धति है? इसको बोलेंगे व्याकरण अनुवाद तो नहीं है, द्विभाषिक नहीं, कोई दूसरी भाषा का यूज ही नहीं हो रहा, स्थिति परक भी नहीं है कि पहले वह हिंदी बोल रहा है और जैसे ही उससे पूछा जा रहा है तो वो इंग्लिश में बोल रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ स्थिति परक भी नहीं है। यहाँ जो पद्धति अपनाई जा रही है ये है केवल प्रत्यक्ष पद्धति। वहाँ चीज़ों को क्या कर रहा है, जो एक भाषा उसको बताई जा रही है वो केवल वही बोलेगा, इसलिए वह प्रत्यक्ष रूप से उसी का प्रयोग करेगा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं 17 पर। 17 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा अधोगामी उपागम पर आधारित नहीं है? तो अधोगामी पर कौन सा आधारित नहीं है बताना है। शिक्षार्थी भाषा के अर्थ को जानने के लिए अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हैं, तो ये पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। हमें नहीं वाला आंसर खोजना है। बी में दिया हुआ है क्या? बी में दिया हुआ है शिक्षार्थी जब पढ़ता या सुनता है तो वह यह अनुमान लगाता है कि आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पर ये बात भी नहीं की जा रही है। ये बात तो सही है कि बच्चा आगे अनुमान लगा लेता है कि मान लीजिए टीचर ने उनको एक कहानी सुनाई है तो बच्चा समझ जाएगा कि आगे उनको क्या किया जाएगा, रोल प्ले करने के लिए भी बोला जा सकता है या उसके अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। यहाँ पर देखना है शिक्षार्थी एकल शब्द या पद पर ध्यान केंद्रित करते हुए भाषा को समझते हैं।
तो इस तरह का उपागम जो है, अधोगामी उपागम जो है वो नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का नहीं होता है। यहाँ पर दिया है शिक्षार्थी कविता या कहानी शुरू, ऑप्शन नंबर डी में दिया है शिक्षार्थी कविता या कहानी से शुरू करते हैं और फिर अक्षर पर आते हैं। तो ऐसा भी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हमें आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया है शिक्षार्थी कविता या कहानी से शुरू करते हैं और फिर अक्षर पर आते हैं। तो ये बात भी सही है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थी एक शब्द या पद पर ध्यान केंद्रित करते हुए भाषा को समझते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनको भाषा सिखा रहे हैं तो केवल एक शब्द बच्चे ने देखा या सुना और उस पर ध्यान केंद्रित किया और उसी के अकॉर्डिंग क्या किया उसने, वो भाषा को सीख गया है। ऐसा नहीं होता है। जब भाषा सीखते हैं तो बहुत सारे जो शब्द हैं, जो अक्षर हैं, जो वर्ड हैं, नई नई चीज़ें हैं, बच्चा अपनी डिक्शनरी में ऐड करते जाता है। उसी के अकॉर्डिंग वह भाषा भी सीखता है। चलिए, आज इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है। बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ मोटिवेट करिएगा और अच्छी तैयारी के लिए बने रहिएगा।